सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, मैच ऑफ द फॉलोइंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फर्स्ट है यहाँ पर लेज़र ट्रांसफ़र। लेज़र और लेसी जो होता है हमारा, जैसे कि आपको उसके बारे में पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी कोई एसेट्स है, अगर मैंने वो किसी भी पर्सन को दे दी है जो उसको यूज़ करना चाहता है और कुछ टाइम पे यूज़ करके मुझे वो रिटर्न भी कर देगा, तो इस केस में मैं लेज़र हूँ और जो लेने वाला है वो लेज़ी है। ठीक है, तो जो लेज़र ट्रांसफ़र ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ एन असेट्स टू द लेज़ी, मतलब जो भी हमारा लेज़र है वो अगर अपने सभी के सभी अगर असेट्स यूज़ करने को मान लो मैं देती हूँ किसी भी दूसरे पर्सन को, यानी कि लेज़ी को, तो मतलब जितने टाइम तक वो उसको यूज़ करेगा तब तक के लिए वो उसमें कोई भी ख़राबी होती है तो उसका भी वो जो है ठीक ठाक उसको कराएगा। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर लेज़र ट्रांसफ़र ऑल रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ एन एसेट टू द लेज़ी। तो ये किस तरह के लीज़ में होता है? तो ये होता है हमारी फाइनेंस लीज़ में। मतलब फाइनेंस लीज़ यानी कि कैपिटल लीज़ भी बोलते हैं इसको, जो कि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है। मतलब अगर मैंने किसी को एसेट्स दी है तो वो उसका यूज़ भी करेगा और प्लस में कोई भी खर्चा पानी आता है उसको ठीक करने में वो खुद बियर करेगा, मैं नहीं करूँगी। इसके अलावा नेक्स्ट है लेज़र ट्रांसफ़र ऑल द एसेट्स टू द लेज़ी बट बियर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। मतलब कि देखो, अब मैं लेज़र हूँ, मैंने किसी को एसेट्स को यूज़ करने को दे दिया, ठीक है, कुछ टाइम तक के लिए वो यूज़ कर रहा है, बट उसमें क्या है कि उसको यूज़ करते करते मान लीजिए कोई भी ख़राबी हो जाती है तो उस ख़राबी को मैं ठीक कराऊंगी, उसके मेंटेनेंस को मैं ठीक करूंगी, मैं उसका खर्चा पानी दूंगी। तो यानी कि यहाँ पर इस तरह का जो हमारा लीज़ होता है वो कैसा लीज़ होता है? हमारा ऑपरेटिंग लीज़ होता है। तो अब ए का क्या बन गया हमारे पास? यहाँ पर ए का हमारे पास है यहाँ पर फाइनेंस लीज़, है ना, यानी कि कैपिटल लीज़ भी बोलते हैं इसको। तो ए का आपका मैच हो जाता है थर्ड से। तो अब ए का थर्ड कहाँ पर है? ये रहा सी ऑप्शन में। तो वैसे तो कहीं भी सी मतलब कि किसी भी ऑप्शन में थर्ड नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे थर्ड पोर्शन है, तो हम इसको टिक कर सकते हैं आगे ना चेक करके कि मतलब कि बाकी का क्या रहेगा, बिकॉज इससे आपका टाइम बचेगा, बिकॉज ये थर्ड पोर्शन किसी और में नहीं है। अगर ऐसा होता है कि थर्ड मान लीजिए यहाँ भी है और यहाँ भी और कहीं और भी है ए पार्ट में, तो हमें फिर नेक्स्ट भी मेजर करना होता है ना। तो जैसे बी का मैंने बताया आपको कि बी का क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से ऑपरेटिंग, तो बी का पोर्शन हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट, ठीक है। ऐसे सी का वन और डी का हो गया फोर्थ, यानी कि देखिए यहाँ पे द ऑनर जो है ऑफ द एसेट सेल्स इट टू द लेज़र हुम इट टर्न लीज इट बैक टू द ऑनर। मतलब कि वो खुद ही ऑनर जो है उसको मतलब कि किसी और को दे दिया और बदले में एज अ लेज़र फॉर्म में इसको यूज़ कर लिया, लेज़ी फॉर्म में ना, तो अब वो लेज़ी हो गया। तो अब इसका क्या होगा? सी का हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट, इस तरह के जो हमारे रहते हैं लीज, उसको हम इनडायरेक्ट जो है लीज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, लेज़र ओन्स या एक्वायर करता है क्या? द एसेट्स दैट आर लीज्ड टू अ गिवन लेज़ी। तो इस केस में ये हमारा किस तरह का रहेगा? डायरेक्ट, यानी कि इसको डायरेक्ट ही देना है ना। ये इनडायरेक्ट वे में तो ऐसा नहीं है कि पहले खुद की एसेट्स किसी और को दिया और वापस खुद यूज़ किया, ऐसा तो नहीं है, वो तो इसमें था, तो इसलिए ये हमारा इनडायरेक्ट लीज बन गया। लेकिन ये खुद ही एक्वायर कर रहा है और ताकि कोई और यूज़ उसको कर सके, तो दैट्स वाई डायरेक्ट लीज है हमारा। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास सी, ठीक है। तो सी आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए, द डिग्री टू विच द रिटर्न ऑफ द टू सिक्योरिटीज़ चेंज टुगेदर इज़ रिफ्लेक्टेड बाय। तो मतलब जो डिग्री है, डिग्री इन द सेंस हम सिक्योरिटी के चेंजेस की बात कर रहा है, तो वो किससे रिलेटेड होता है? कॉरलेशन से, लिवरेज से, बीटा से या कोवेरियांस से। तो सीधा सीधा आंसर है कोवेरियांस से वो रिलेटेड होता है, ठीक है। कोवेरियांस का मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर कोवेरियंस होता है दो तरह से, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कोवेरियंस की बात करें तो पॉजिटिव जो कोवेरियंस होता है उसमें दोनों सिक्योरिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में जाता है, और नेगेटिव की बात करें तो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है कर्व में शो की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसलिए इसका आंसर हो गया यहाँ पे सी। नेक्स्ट है द ट्रांसफ़र बाय अ कंपनी ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स बिजनेस डिवीजन टू अनदर न्यूली सेटअप कंपनी इज कॉल्ड। मतलब कोई भी द ट्रांसफ़र बाय अ कंपनी ऑफ वन और मोर, है ना, इट्स बिजनेस डिवीजन, मतलब कि अब वो क्या कर रहा है? एक से ज़्यादा डिवीज़न कर रहा है या एक मतलब कि इसको डिवाइड कर रहा है अपनी जो है कंपनी को। तो ये किस तरह का मतलब जो है टाइप है, किस तरह का जो कंपनी है न्यूली सेटअप कंपनी कहलाएगा? देखो, कब कंपनी क्या है, बंटवारा हो रहा है एक तरह से, वो बढ़ रही है, तो यानी कि वो मर्ज तो नहीं हुआ ना, वो डी मर्ज हुआ।
ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, डीमर्जर, क्योंकि मर्ज का तो वो हो गया ना कि अब 2 कंपनीज़ हैं या 2 से ज़्यादा कंपनी वो मिल गई, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो ऑलरेडी एक कंपनी है उसका क्या हो रहा है, 1 और मोर इट्स बिजनेस डिवीज़न, यानी कि वो अपने बिजनेस का डिवीज़न कर रहे हैं, दैट्स वाई इट्स अ डीमर्जर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग कैपिटल किस में था आपका, वर्किंग कैपिटल था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और अकाउंट्स में। तो अगर बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, तो ये 1 ईयर से रिलेटेड होता है। और वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। अभी कहता है कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जिससे वर्किंग कैपिटल हमारी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो ये 4 आपको ऑप्शन में गिवन है। फर्स्ट है मार्केट कंडीशन, येस बिल्कुल। प्रोडक्ट पॉलिसी बिल्कुल, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस तरह का प्रोडक्ट पॉलिसी बना रहे हैं और कितना हमें उसमें जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है ना डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। मार्केट कंडीशन तो ऑब्वियसली चेंज होती रहती हैं रेगुलरली डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से भी। फर्म गुडविल की बात करें तो नहीं, ये जो है ये इससे कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज़ ये तो हमारा वैसे भी लॉन्ग टर्म इंटेंजिबल एसेट है और ये हमारा शॉर्ट टर्म एसेट है। सप्लाई कंडीशन, येस ऑफ कोर्स, सप्लाई कंडीशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना है तो उस केस में कितना जो आप परचेज़ कर रहे हैं कितना नहीं करेंगे वो आपका रहता है यहाँ पर कनेक्टेड विद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन द डेली बेसिस। तो इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपका डी ऑप्शन है, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। देखिए इसमें क्या गिवन है आपको, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, देखिए जो आपने HRM किया है, HRM से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका बेसिकली। जब हमने HRM किया था तो उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात जैसे हम करते हैं कि किस तरह से कोई एक पर्सन है उसकी जो है वर्किंग का हम उसने कैसे परफॉर्मेंस किया है उसका अप्रेजल करते हैं, यानी कि उसके काम का मूल्यांकन करते हैं, राइट। तो उसके काम का मूल्यांकन करने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, मेथड्स हैं, तो वो हमारे पास यहाँ हैं। और वो भी 2 तरह से होती हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। तो मॉडर्न की बात की है तो मॉडर्न में 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, यस होता है। ग्राफिक रेटिंग स्केल नहीं होता, ना ही ग्राफिक होता है ना ही ग्रेडिंग रेटिंग स्केल होता है, राइट। नेक्स्ट है MBO, यस, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने, और किस ईयर में दिया था, 1954 में दिया था, ठीक है। और लास्ट है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये भी हमारा ट्रेडिशनल है, प्रेजेंट में नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में हम रिवॉर्ड देते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, बार्स इसको बोलते हैं, BARS। तो ये यस बिल्कुल ये भी हमारा क्या है, मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। लेकिन आपको मैं यहाँ एक क्वेश्चन और अराइज होता है क्या कि बार्स की फुल फॉर्म क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सीधा सीधा आंसर होना चाहिए बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो अब आपका आंसर हुआ फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ कहाँ है आपका क्वेश्चन में, C। तो ये आपका C यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सर्व एज अ वार्निंग टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो ये वार्निंग देता है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की, नॉट टू टेक द सिलेक्शन एंड प्रमोशन प्रोसेस लाइटली, कि कभी भी किसी भी एम्प्लॉय के सिलेक्शन की या उसके प्रमोशन के प्रोसेस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, तो ये प्रिंसिपल है पीटर प्रिंसिपल, ठीक है। ये वार्निंग देता है कि कभी भी सिलेक्शन एंड प्रमोशन जो प्रोसेस है वो कभी भी लाइटली नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ से D। So we have a next question that is according to Descartes moral has 4 dimensions। तो Descartes moral की 4 dimensions कौन कौन से थे इन HRM। तो सीधे सीधा सा है हमारा, स्टार्टिंग की जो ये 4 गिवन है ये हमारे थे, कौन कौन से नहीं पता है तो अभी से ही लर्न इसको रख लीजिए। ये कौन कौन से 4 डायमेंशन हैं। फर्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन, नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन विद वेजेस एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़, एंड थर्ड है आइडेंटिफिकेशन विद कंपनी, एंड फोर्थ वन इज़ प्राइड इन द वर्क ग्रुप। तो ये 4 हमारे क्या हैं, एक तरह से 4 डायमेंशंस हैं जो कि गिवन है बाय Descartes मोरल के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा A ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कि HRM इज़ व्यू एज अ मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो कंसिस्टिंग ऑफ 4 फंक्शनल एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, तो हम बताएंगे 4 जो आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट है आपका एक्वाइजेशन, येस ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑब्वियसली अ फंक्शनल एक्टिविटी। नेक्स्ट है मोटिवेशन, येस बिल्कुल है। डेवलपमेंट, येस है। रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, नहीं ये हमारा इसका पोर्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे इंडस्ट्रियल लॉ एंड डिस्प्यूट का टॉपिक है, HRM का पोर्शन नहीं होता ये इसमें।
फंक्शनल एक्टिविटीज़ का एक्चुअली। मेंटेनेंस की बात करें तो ऑफ कोर्स ये है, तो एक्वाइजेशन, मोटिवेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट होता है HRM हम जब पढ़ते हैं ना, एक्टिविटीज़ ऑफ HRM, तो उसमें ही होती हैं 2 तरह से। तो फर्स्ट थी फंक्शनल एक्टिविटी जिसके ये 4 पार्ट थे। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो है वो आंसर हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ आपका बी, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCTAPAC? तो स्टैंड्स फॉर, तो सीधा सीधा सा है इसका, आप काफ़ी सारा पढ़ेंगे तो इससे बेस्ट है मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ। देखिए, O से होता है ओपननेस, येस ऑफ कोर्स ओपननेस होता है। C फॉर कन्फ्रंटेशन, येस बिल्कुल। T फॉर ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी, मतलब आपको पता होगा ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है। और देखिए A का मतलब ऑथेंटिसिटी कहीं भी नहीं गिवन है, तो यहीं पर ही हमारा ऑथेंटिसिटी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट है हमारा प्रोएक्शन एंड कोलैबोरेशन, तो हमारे पास बी यहाँ से आंसर हो गया। तो आप एग्जाम में अगर आए वाला क्वेश्चन तो OCTAPA आपको पता होना चाहिए, नहीं भी है तो भी पता होना चाहिए, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय, किसने ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो है उसको डेवलप किया? तो सीधा इसका आंसर है हमारा ऑप्शन जो है हमारा C, एरिक बर्न ने इसको जो है एक तरह से डेवलप किया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एल्टन मायो ने फिर कौन सा थ्योरी दिया, उन्होंने क्या जो है दिया ऐसा थ्योरी जो कि यूज़ हो सके हमारा इन HRM एंड मैनेजमेंट। तो और मेरा ये क्वेश्चन भी है कि बिहेवियर थ्योरी किसने दी थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पीटर ड्रकर जो हैं उन्होंने कौन सा जो है हमारा एक तरह से मेथड दिया था फॉर परफॉर्मेंस अप्राइजल, भी आपको अभी मैंने बताया है। अगर आप वापस से सुने वीडियो को तो वहाँ पे मैंने बोला है कि कौन सा जो है ऐसा टर्म जो पीटर एफ ड्रकर ने दिया है इन 1954। एंड सो इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट अ डिमांड फोरकास्टिंग मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा जो मेथड है जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के फोरकास्टिंग का मेथड नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास मैनेजरियल जजमेंट, बिल्कुल यस ये होता है। मैनेजरियल ग्रिड नहीं, ये नहीं होता है। वर्क स्टडी टेक्निक बिल्कुल होता है। स्टैटिकल टेक्निक, देखिए स्टैटिकल टेक्निक तो कभी भी कहीं भी आए ना तो ये ओवरऑल रहता है क्या फोरकास्टिंग का टर्म, चाहे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ें, चाहे आप ये HRM में किसी भी टॉपिक में पढ़ें, स्टैटिकल टेक्निक इज ऑलवेज अ डिमांड फोरकास्टिंग मैथड इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एक्सक्लूड, जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, यानी किसको शामिल नहीं किया जाता। तो फर्स्ट है विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ऑब्वियसली आप लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, बिल्कुल आप कर सकते हैं अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र, अब तो NEFT एंड RTGS का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस इंक्वायरी, बिल्कुल आपको मिलता रहता है इसका भी। फर्स्ट जो है विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया, कहीं से भी आप जो है इंडिया में पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि इंटरनेट बैंकिंग में आप इसको शामिल करें, आपका बैंक में पैसा जमा और आप मतलब कि पोस्ट ऑफिस से निकलवाएं, ऐसा तो नहीं है, या पोस्ट ऑफिस का पैसा आप किसी भी ATM से निकलवाएं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो दैट्स अ विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ NPA। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता क्या है कि जब तक 90 डेज से ज़्यादा जब टाइम हो जाता है और उस 90 डेज़ का एक टाइम लिमिट रखा गया है और कस्टमर आपको पेमेंट नहीं कर रहा है और आप बैंक को डाउट है कि हाँ वो पेमेंट नहीं करेगा, तो ऐसी एसेट्स को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बुलाते हैं। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब ये नहीं कि परफॉर्म नहीं कर रही है, परफॉर्मिंग इन विच सेंस कि उससे हमें कोई भी कैश जनरेट नहीं हो रहा है या फिर सामने वाला डाउटफुल है प्रॉपर कि वो हमें क्या नहीं देगा, पेमेंट नहीं देगा, दैट्स वाई हम उसको NPA कैटेगरी में एसेट्स को डाल देते हैं, उन डेटर्स को डाल देते हैं। तो कौन सा इसका पार्ट नहीं है, सिंपल सी बात है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स यस है, डाउटफुल एसेट्स बिल्कुल है, डेट है, लॉस एसेट्स बिल्कुल है, डी वैल्यूड एसेट्स नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी कि ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी तीनों इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ लोन विल बी NPA, जो लोन है वो कब NPA हो जाता है, तो मैंने आपको भी बताया था कि 90 डे की स्टोरी बताई थी, ठीक है। इंटरेस्ट या फिर लोन इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, अब ओवर ड्यू हो गया है फॉर मोर देन 90 डेज, ऑब्वियसली इसको NPA में डालेंगे, येस डालेंगे। अकाउंट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ ओवर ड्राफ्ट और कैश, बिल्कुल डालेंगे क्योंकि नहीं आया ये भी। बिल रिमेन ओवर ड्यू, बिल्कुल कोई भी ऐसा बिल है जो आपका 90 डेज से ऊपर हो गया है इसको भी डालेंगे। तो डी ऑल ऑफ द अबव, यस आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी क्या हमारे 90 डेज से अबव वाली स्टोरी थी। तो ये थे आज का कुछ टॉपिक
सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर करना एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।